अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, 25 साल से जिसने देश की जनता के दिल पर राज किया। प्लीज वेलकम सुपरस्टार आमिर खान। और आमिर खान पर आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर आमंत्रित किया है एक विशेष पर्सनैलिटी को, एक ऐसा इंसान जिसे म्यूजिक की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। प्लीज वेलकम उस्ताद अमजद अली खान। इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, इल्जाम लगे आमिर खान पर, आज के जज उस्ताद अमजद अली खान साहब की इजाजत चाहेंगे आज का शो शुरू करने के लिए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू करी जाए। और इससे पहले कि इल्जाम लगे आमिर खान पर, एक नजर डालेंगे आमिर खान के 25 बरस के फिल्मी करियर। अपने 25 साल के फिल्म करियर में आमिर खान ने एक से एक हिट फिल्में दी हैं। पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक ने आमिर खान को मुल्क का सबसे रोमांटिक हीरो बना दिया था। राख और होली में आमिर ने अपनी एक्टिंग की रेंज को साबित किया। दिल है कि मानता नहीं से लेकर राजा हिंदुस्तानी तक आमिर खान ने एक से एक हिट फिल्में दी। रंगीला और गुलाम जैसी फिल्मों में टपोरी बने आमिर खान का स्टाइल हर मोहल्ले में दिखाई देने लगा। आमिर खान ने सरफरोश और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में देशभक्ति का रंग भरा। अंग्रेजों के खिलाफ जंग की हिट कहानी लगान ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। गजनी में आमिर खान के हेयर स्टाइल और उनकी बॉडी ने तूफान खड़ा कर दिया। 3 इडियट्स में 44 साल की उम्र में आमिर खान ने 18 साल के लड़के की भूमिका बखूबी अदा की। आमिर खान ने धोबी घाट और डेली बेली जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। तलाश में आमिर खान एक अलग रोल में नजर आए और अब इंतजार है धूम 3 और पीके का। तो आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आमिर खान पर। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं। आमिर, कुछ आपकी जिंदगी पर रिसर्च किया मैंने और बचपन की बातें पता चली। तो 5वीं क्लास तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ते थे आप? आपकी रिसर्च काफ़ी सही है। मैं 5वीं तक नहीं था, मैं दूसरी क्लास तक था लड़कियों के स्कूल में। 2nd स्टैंडर्ड तक तो केजी और लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट और सेकंड 4 साल था मैं, और बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं आपको बताऊं, मुझे अम्मी जो है, जब मैं छोटा था वो मुझे कृष्णा बुलाती थी, और उसकी 2 वजह। एक तो ये कि मुझे मक्खन का बड़ा शौक था, मक्खन मैं खूब खाता था, और दूसरा ये क्योंकि मैं उस स्कूल में था तो मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता था, तो वो कहती कि ये कृष्णा है। और एक लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने सिर मुंडा लिया, गंजे हो गए थे आप? अरे बाप रे, ये नहीं, ये उस स्कूल की बात नहीं थी। उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, दूसरी क्लास में था। लेकिन जब मैं फिर जिंदगी में आगे बढ़ा और मैं उस वक्त शायद 17-18 साल का था जब किसी लड़की ने मेरा दिल तोड़ा। और उस वक्त मैं इतना अपसेट हुआ
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरा कुछ फिजिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने अपने सर जाके मुंडवा दिया। और बल्कि होली में, अगर आपने फिल्म देखी है होली, उसमें मेरा सर मुंडा हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत छोटे छोटे बाल हैं। और उसकी वजह यह है कि वो उसी दौरान की बात थी, और जो डायरेक्टर हैं केतन मेहता, उन्होंने मुझे किसी और FTI की, मैंने एक डिप्लोमा फिल्म की थी, उसमें उन्होंने मेरा काम देखा था, पसंद आया था, तो वो मुझे कास्ट करना चाहते थे। मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? क्योंकि उन्होंने तो मेरा चेहरा बाल के साथ देखा था। बट सडनली ही सॉ दैट आई हैव शेव माई हेड। तो मैंने कहा, सर वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इसलिए तो ये उस दौरान की बात है। लेकिन आपकी रिसर्च सही है, आपने ये सच पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकाला आपने ये। एक और सच मुझे पता चला कि एक मोहब्बत में आप इतने जुनूनी हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे कि आपने खून से खत लिखा था। अरे बाप रे। ये ऑल इज वेल, ये आप कहाँ से सब निकाल रहे हैं? ये तो एक्चुअली मेरी जो पहली पत्नी थी रीना जी, उनके साथ जब मेरा रिश्ता शुरू में जब बन रहा था, तो ये उस दौरान की बात है। लेकिन ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। मतलब मैं बता दूं, लोग देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उस वक्त नादान था। आपको भी लिखती हैं लड़कियां खून से चिट्ठी? मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे ऐसी चिट्ठियां मिलती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो इमोशन है, ये आपकी आंखों में कुछ है। रानी मुखर्जी आपकी अदालत में आई थी, तो उन्होंने कहा कि जब आपके साथ वो गुलाम कर रही थी, तो वो आपकी आंखों में सीधे सीधे नहीं देखना चाहती थी। उन्हें लगा, कहीं मुझे ये लगता था कहीं इनसे प्यार ना हो जाए। अरे बाप रे। ये रानी जी ने आपसे कहा? ये जी, आपसे नहीं कहा? नहीं, फिर मैंने भी आपसे कहना चाहिए था। काश वो उस वक्त कह देती मुझसे। हमारा गाना था, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, और हाँ, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तो वो गाने की शूटिंग, हमारी पहली शूटिंग गुलाम की उसी गाने से शुरू हुई थी, और पहली दफा हम दोनों काम कर रहे थे। तो मुझे अब याद आ रहा है कि उस वक्त मैंने नोटिस किया कि वो मेरे जूते को देखते रहती हैं, वो हमेशा नीचे देखती हैं वो। तो मैंने उनसे एक दफा कहा, मैंने बोला, रानी यार, हमको ये गाना के जो वर्ड्स हैं, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, तो भैया आप मेरे आंखों में देखो, वरना हम लोग शॉट कैसे देंगे? जूतों से कैसे इश्क हो सकता है? तो ये वाकया मुझे याद था, और अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों नीचे देख रही थी। लेकिन चलिए, मैं क्या कहूँ। रिसर्च में ये भी पता चला कि आपकी इन आंखों से आंसू बहुत जल्दी गिर जाते हैं। हाँ, जल्दी से रोने लगते हैं आप। मैं जल्दी रोता हूँ। आपको हंसी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं हिंदुस्तान से कभी बाहर जाता हूँ, हम जब शूटिंग के लिए कहीं जाते हैं, तो 1 महीने के बाद फिर मैं बड़ा होमसिक हो जाता हूँ। मैं हिंदुस्तान को बड़ा मिस करता हूँ, और मुझे लगता है कि यार घर वापस आना चाहिए। तो मुझे फिर वो उदासी छाने लगती है मुझ पर, मैं थोड़ा बुझने शुरू हो जाता हूँ। और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं होमसिक हो जाता हूँ इस तरह से, अब मैं बैठा हूँ अमेरिका में, और वहाँ पे टीवी देख रहा हूँ, टीवी पे इश्तिहार आ रहा है, तो वो इश्तिहार देख के मैं रोने लगता हूँ। क्योंकि मुझे मेरा बच्चा याद आ जाता है, या मुझे कोई चीज़ याद आ जाती है, तो मैं रोने लगता हूँ। तो आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। क्या? कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो ये बात तो सही है। और ये जो सत्यमेव जयते में जब आपके आंसू टपकते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे ये ग्लिसरीन लगा रहे हैं, ग्लिसरीन लगा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा। और यकीन मानिए, मैंने बड़ी कोशिश की कि क्योंकि मैं खुद इस बात से वाकिफ था कि मैं पूरा देश मुझे देख रहा है, और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की। बल्कि शूटिंग के दौरान तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें शूटिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहा था। और जो लोग मेरे साथ बैठे थे, जो बात कर रहे थे, वो मेरे 2 कदम दूर बैठ के मुझे अपनी आप बीती सुना रहे थे। और उनमें से कई लोग की कहानियों में इतना दर्द था
कि मैं ज़ाहिर है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग नहीं कर पाया। मुझे लगता है आप लोग घर पे भी, आप लोगों के नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब आपकी आंख में आंसू गिरते थे तो जो करोड़ों लोग उस शो को देख रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग रोते थे। वाकई में उसमें इतना दर्द था। जी। और मुझे एक और चीज़ लगती है रजत जी कि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा जज्बाती नहीं होता तो शायद मैं ये शो करता ही नहीं। मुझे फिर लगता ही नहीं कि मैं ये चीज़ करूं या मैं ऐसे मुद्दे उठाऊं या मैं लेकिन ये सवाल जरूर लोगों के जहन में आता है कि क्यों आपने ये शो किया। दरअसल मैंने ये शो इसलिए किया कि मुझे कई अरसे से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हमको लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा है, या ये एक अत्याचार हो रहा है, ये इनजस्टिस हो रहा है, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं हमारी सोसाइटी में उनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, इतनी इक्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो समाज में एक बेहतरी लाने की कोशिश करे, उस समाज में कुछ डालने की कोशिश करे जो खुद का है, जिससे लोग सोचने पे मजबूर हों। जो सोशल फैब्रिक है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो लोगों में वैल्यूज़ हैं उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे वो संगीत के ज़रिए हो, चाहे वो पेंटिंग के ज़रिए हो, चाहे वो कहानी के ज़रिए हो, चाहे वो एक किताब के ज़रिए हो, चाहे वो एक पोइट्री के ज़रिए हो। हम ऐसी चीज़ों पर बात करें, चाहे वो जज्बात हों, चाहे वो मुद्दे हों, कि उन चीज़ों पे जब रोशनी आए तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी ना, क्योंकि हर प्रोफेशन में मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ, और स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में सदियों से जो आप महसूस करते हैं ऐसी समस्याओं के बारे में, तो अन्ना हजारे ने आपको बुलाया अपनी टीम में शामिल होने के लिए। दरअसल मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं पॉलिटिक्स से वो तो समाज सेवा की बात करें, वो भी आप ही की तरह। जी, मैं जब जिस मुद्दे पे उन्होंने बात उठाई थी उस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा मैं वहाँ गया था, और उस मुद्दे को आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि यकीनन हिंदुस्तान में एक सख्त कानून आना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, फिर लोग समझते हैं कि अब आमिर का अगला जो स्टेप है वो राजनीति में आने का होगा। नहीं, ये भी कोई राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, ये भी पार्लियामेंट में लोगों की आवाज उठाएंगे। मैं क्यों नहीं जाना चाहता उस क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं क्रिएटिव इंसान हूं और यही मेरा दिल धड़कता है, यहां मुझे खुशी मिलती है। मैं उस दुनिया में बिलोंग नहीं करता। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अच्छी जगह या बुरी जगह है, क्योंकि जगह हमेशा अच्छी होती है, लोग उसमें गलत कभी कभी आ जाते हैं। मेरा नज़रिया है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे बहुत कुछ देना है समाज को, और वही मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव फ्रॉम वेयर आई एम। आपका ये जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपनी जगह बैठे बैठे ये काम करें। और इमोशन से जुड़ी एक और बात मुझे लोगों को बतानी है, जो आपने बहुत अच्छा काम किया जी, कि आपके इमोशन की वजह से आप अपनी अम्मी को हज कराने ले गए खुद। ये बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है, और उनका एक बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर और मेरी ज़िंदगी पर। और जब मैं छोटा था तब मैं टेनिस बहुत खेलता था, मैं काफ़ी अच्छा खेलता था टेनिस। जब मैं टेनिस खेल के मैच खेल के आता था घर आता था, तो अम्मी हमेशा फिक्र में रहती थी कि आमिर का आज मैच है और टूर्नामेंट है, उनको बड़ी फिक्र रहती थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंचता था वो मुझे पूछती थी कि आमिर क्या हुआ, जीते के हारे। आमतौर पे मैं जीतता था तो मैं कहता था कि मैं जीता, बड़ी खुश होती थी वो, और फिर वो चाय बनाती थी मेरे लिए। मैं करीब 12 साल का था, तब से मुझे चाय का शौक़ है। तो खैर वो चाय बनाती थी मेरे लिए, और फिर एक 5-10 मिनट के बाद वो कहती थी कि जो लड़का तुमसे हारा है इस वक्त वो भी घर पहुंचा होगा, और उसकी अम्मी ने यही सवाल उससे पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, उसने कहा होगा कि मैं हारा। तो इस वक्त उसकी अम्मी को बड़ा बुरा लग रहा होगा। ये जब पहली दफ़ा अम्मी ने मुझे बोला तो मैं सडनली मैंने सोचा, यार हाँ, जिस लड़के को मैंने हराया इस वक्त उसकी अम्मी को बुरा लग रहा होगा। सडनली मुझे बुरा लगने लगा कि मैं क्यों जीता और वो क्यों। तो मैं सडनली अब उसकी अम्मी के बारे में सोच रहा हूँ कि यार बेचारा, उसकी अम्मी को तो बुरा लग रहा होगा, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, मुझे हारना चाहिए था। और ये जब भी मैं घर पहुंचता था अम्मी मुझे यही पूछती थी कि क्या हुआ, जीते के हारे? मैं बोलता जीता। अम्मी बोलती थी वो बेचारा लड़का हो हारा, उसको बुरा लग रहा होगा। तो मैं कहा यार मुझे, अच्छा अम्मी ये भी नहीं कि खुश नहीं होती थी, मैं जीतता था वो खुश होती थी, लेकिन ये उनका नेचर है। अम्मी का नेचर है कि वो दूसरों के बारे में बहुत जल्दी सोचने लगती हैं। तो खुद अगर वो खुश हैं
लेकिन उसके बाद फौरन उनका ध्यान किसी और पर जाता है जो खुश शायद ना हो उस वक्त। ये बात मैंने अम्मी से सीखी और मुझे लगता नहीं कि वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी, ये उनका नेचर है। बट दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप बिकॉज हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं जब हम छोटे होते हैं, एंड वी ऑलवेज वी लर्न बाय एग्जाम्पल, यू नो। सो व्हेन वी सी दैट माय मदर इज लाइक दैट एंड फॉर हर इट इज सो इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ अदर्स, वो दूसरों के बारे में सोचती हैं, उनके लिए इतना अहम है ये, तो वो चीज़ मुझ में भी फिर आ जाती है। तो ये इल्ज़ाम तो मेरा सही है कि इमोशनल, मैं इमोशनल हूँ, ये बड़ा सही इल्ज़ाम है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास में है जी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आमिर खान पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मुझे इस जब शो की डिटेल्स पता चली तो लग रहा है कि आप अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि इस शो की वजह से आपको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुझे इतना कुछ मिल रहा है, मुझे लगता है इससे, तो और उस चीज़ की आप पैसों से तुलना नहीं कर सकते।